अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम एंकर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी मौत पर सहाफ़ती, सियासी और समाजी हलकों में शोक की फ़ज़ा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी का कत्ल कीनिया पुलिस के हाथों सर में गोली लगने की वजह से हुआ, जिसे कीनिया पुलिस ने गलत फहमी की बिना पर होने वाली मौत करार दिया है। कीनिया के मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ को एक चेक पोस्ट पर शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बनाया गया। कीनिया के मकामी मीडिया के मुताबिक मकामी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग की तस्दीक करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ को एक चेक पोस्ट पर शनाख्त में गलती की वजह से फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाकई की मजीद तहकीकात जारी हैं। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगावी हाईवे पर गोली मारी गई। कीनिया पुलिस की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी उनका भाई चला रहा था। मगावी हाईवे पर पुलिस ने छोटे पत्थर रखकर रोड को ब्लॉक किया हुआ था। अरशद शरीफ की कार रोड ब्लॉक के बावजूद नहीं रुकी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स ने कार ना रुकने पर फायरिंग की और गाड़ी पर 9 गोलियां बरसाईं और कार पर फायर की गई 9 गोलियों में से एक अरशद शरीफ के सर में लगी। पुलिस का कहना है कि पुलिस गाड़ी चोरी की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी कर रही थी। मुतवफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने की बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायर किया जिससे अरशद शरीफ जख्मी हुए और फिर इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान में भी अब बाज़ाब्ता तौर पर अरशद शरीफ की लाश की शनाख्त के बाद उनकी मैयत की वापसी के लिए कानूनी अमल शुरू किया जा चुका है, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया टॉक में की, जिसमें उनका कहना था कि अरशद शरीफ की हलाकत पर बहुत दुख है, अहले खाना के गम में शरीक हैं। अरशद शरीफ की हलाकत की वजूहात का पता चलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक शॉकिंग वाक़या है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से इस अफसोसनाक वाक़े का इजहार करूँ। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसका आना बहुत ज़रूरी और अहम है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की है कि तमाम जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड टू एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला को इसमें जो वहाँ केन्या में नैरोबी के अंदर जो पुलिस है उसके साथ राब्ते में रहकर जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने की दरखास्त दायर की गई। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने अदालत से इस्तदा की है कि अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में हालात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी कहा गया है, जिनमें अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल पूछा कि अरशद शरीफ की मैयत कहाँ है, जिस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने अदालत को आगाह किया कि अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के शहर नैरोबी में है, जिस पर अदालत ने अरशद शरीफ की डेड बॉडी वापस लाने के इकदाम उठाने की भी हिदायत जारी करते हुए वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा के नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत की, जबकि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी राब्ता करने का हुक्म दिया। सीनियर सहाफ़ी की मौत पर उनकी वालिदा इंतहाई दर्दो गम में मुब्तला हैं, जिन्होंने पहले अपना नेवल कमांडर शॉ और मेजर डॉक्टर एक ही दिन में इस वतन पर कुर्बान किया और आज उनका दूसरा बेटा और घर में वाहिद मर्द कफील भी दारे फानी से कूच कर गया है। अरशद शरीफ की हलाकत की खबर सामने आने के बाद सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के अलावा मुल्क की अहम सियासी शख्सियात की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अरशद शरीफ की मौत सहाफ़त और पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। उनकी रूह को सुकून मिले और उनके अहले खाना बशमूल उनके फॉलोअर्स को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने पैगाम में कहा कि अरशद शरीफ की मौत की हैरानकुन खबर पर मुझे बहुत दुख है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो इस बेईमाना कत्ल पर बेहद सदमे में हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, सेनेटर आज़म सवाती और असद कैसर ने भी अरशद शरीफ की मौत की खबर पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला अरशद शरीफ के घर आए और उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। शरीफ वतन पे कुर्बान हुआ, उनकी वालदा से उनकी वालदा बहुत गमज़दा है, उनकी बेटी भी, उनका बेटा भी, और सभी लोग शायान शान तरीके से उनकी तकरीम करेंगे और सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है। और ये बात पहले ही आ रही थी कि उनके सर की कीमत लगी हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सर की कीमत लग चुकी है। अरशद शरीफ की मौत पर जहां पूरी कौम गमज़दा है, वहीं उनके कत्ल का मामला आला सतह पर उठाने की बात की जा रही है। वही अवाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी हैं कि वज़ीर आज़म से उठा रहे हैं कि वो एक कत्ल था और बैसियत वज़ीर आज़म आपको उनकी मौत की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए था, क्योंकि अरशद शरीफ सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि पाकिस्तानी शहरी भी थे। साथ ही पूछा जा रहा है कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए किसने कीनिया जाने का मशवरा दिया, उन्होंने एक ऐसे मुल्क का इंतखाब क्यों किया जहाँ जराइम की शरह बहुत। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस वक्त अरशद शरीफ की मौत की खबर हम तक पहुंची, यकीनन सहाफ़ती हलकों पर तो खुसूसन बिजली बनकर गिरी। इस मामले को क्या कहेंगे? ये कोई वाक़या है, हादसा है या फिर सानेहा कहिए? देखिए, ये सानिया है और बहुत ही
गमगीर इसकी नौयत है वो ये इस वजह से क्योंकि ये जो मामलात हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से, ये आज से नहीं, ये पिछले कई बरसों से बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब अरशद शरीफ साहब का जो, और सबसे पहले तो मुझे उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करें, सब मेरा ख़्याल है कि सब नाज़रीन से भी हम इल्तमास करेंगे, दुआ इल्तमास। साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि उनकी ख़ानदान को अल्लाह हिम्मत दे और कि वो ये जो इतना सान है उसको सहें। उनकी बूढ़ी वालदा हैं, उनके बच्चे 5 हैं, छोटे हैं सबके सब बच्चे, उनकी बीवियां हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग एट अ पर्सनल लेवल आल्सो फॉर पीपल। अब जहाँ तक अरशद शरीफ का ताल्लुक़ है, उनका जो चल बसना है, एक तो ये कि केन्या में एक्सीडेंट तो हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं एक्सीडेंट्स, लेकिन ये जो मामला हुआ है इसके हवाले से रेहान 2-3 बहुत बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि जिन हालात में अरशद पाकिस्तान से गए, फिर उनका जब चले जाना, उन्होंने कहा जी मुझे जाना है क्योंकि माई लाइफ इज़ अंडर थ्रेट। पहले लंदन पहुंचे, लंदन के बाद फिर वो गए दुबई, और आपने देखा कि यकीनन देखा होगा कि सुहेल शाहीन साहब जो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने आज बड़े क्लियरली उनको मतीउल्लाह को कहा उनके इंटरव्यू में कि अपने इंटरव्यू में कि भाई मेरी अरशद से बात हुई 4-5 रोज़ पहले, और अरशद ने मुझे कहा कि मुझे दुबई से जाना है क्योंकि एक्स्ट्राडिशन की बात हो रही है कि मुझे यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अब आगे जा रहा हूँ कीनिया। अच्छा, जब कीनिया पहुँचते हैं तो जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन 3 सवाल उठते हैं। एक तो ये कि देखिए जो हमने देखा ये उनकी पुलिस की तरफ से, उनके सीनियर ऑफिशियल की तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट जो आया, उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि एक गाड़ी थी जो चोरी की भी गाड़ी थी, और उस गाड़ी से मुंसलिक एक बच्चे की अगवा होने का केस था, एक छोटे बच्चे की। तो इसलिए जब रोड ब्लॉक पे रोका गया गाड़ी को, तो गाड़ी वहां से दौड़ निकली, तो इस वजह से हमें अटैक करना पड़ा और शूट करना पड़ा। तो ये भी देख लीजिएगा कि जब आप गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, और ये हम हमेशा बात करते रहे, पाकिस्तान में भी आपको याद है साहिवाल का CTD के जो किलिंग्स थी, इतनी बेहमाना किलिंग जो उन माँ बाप की हुई थी, बच्चे साथ बैठे हुए थे। तो आप पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग है कि आपने गाड़ी रोकनी है तो फिर आप टायर्स पर करते हैं शूट, आप गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बात, इन्होंने तो गाड़ी को नहीं रोका, इन्होंने गाड़ी के अंदर गोलियां चलाई। अच्छा, अंदर भी गोलियां चलाई तो एक अकाउंट के मुताबिक जो पहले अकाउंट चला है, चैनल्स पे चला है, सोशल मीडिया पे चला है, और वो इस बेसिस पे चला है कि जो गाड़ी चला रहे थे साहब, ये कहा गया कि गाड़ी में एक शख्स था ड्राइविंग कर रहा और एक बैठे हुए थे अरशद शरीफ मरहूम। तो ये कहा गया कि जी वो जो गाड़ी चला रहा था उसने फ़ोन करके फैमिली को बताया, दोस्तों को, कि ये मामला हुआ है कि अरशद हैज़ बीन अटैक्ड एंड हैज़ डाइड इंस्टेंटेनियसली। तो 2 तो लोग थे ना गाड़ी में, तो फिर ये सोचने की बात है कि अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप ड्राइवर पर अटैक करते हैं ना पहले, और या आप गोलियां अंधाधुंध चला लेते हैं। जी, देखिए, दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड एक्ट ऑन केनियन पुलिस पार्ट, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है। जस्ट अ मिनट, जी, आई नीड 1 मिनट रेहान। माय पॉइंट इज नॉट कि मैं कह रही हूँ जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, कोई भी अपने सही दिमाग में नहीं कहेगा जस्टिफाइड। ये है कि वाज दिस अ टारगेटेड किलिंग और वाज दिस शेयर एक्सीडेंट। माय पॉइंट इज कि इन सब बेसिस को देखते हुए, और कि उनको एक स्नाइपर अटैक था एंड इंस्टेंटली, आई एम श्योर आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, तो ही डाइड इंस्टेंटली। तो आई वुड से कि दिस वाज एन असैसिनेशन। अब किसने की, क्या किया, ये सवाल आते हैं। देखिए, मावरा अदालत कत्ल की गुंजाइश तो किसी भी मुल्क के कानून में मौजूद नहीं है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी हुकाम को केनियन हुकाम के साथ इसकी जो शफाफ तहकीकात हैं उसके लिए ये मामला किस सतह पर उठाना चाहिए? देखिए, किस पर उठाना चाहिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ केन्या से बात कर दी, बहुत ऊंचे, इससे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता लेवल, बड़ी ज़बरदस्त बात उस हवाले से कि उठा ली। उसके बाद आप देखें कि आपकी मिनिस्टर्स और सब लोग बात करें काबीना के कि इसका साफ शफाफ होना चाहिए।
जुडिशल कमीशन की भी बात हो रही है। तो मैं तो इस पर यही कहूंगी कि बज़ाहिर जो है ये बहुत ही ज्यादा दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इसकी इंक्वायरी होनी पड़ेगी। और जो बातें मैं कह रही हूँ, मैं तो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे कह रही हूँ। वी नीड टू गेट टू द फैक्ट्स ऑफ दिस, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी कहने दें कि पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है कि जर्नलिस्ट का जब इस तरह से मामलात होते हैं तो पता ही नहीं चलता। सलीम शहजाद जब कत्ल हुए थे और उनकी लाश मिली थी दरिया में, तो हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सारी रात बैठे रहे थे, कोई 100 के हिसाब से जर्नलिस्ट। लेकिन उसमें से फिर जो रिपोर्ट निकली उसमें देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। तो जब तक ये मामलात होते रहेंगे, लेकिन कोई भी मामला इस नहज पर नहीं जाने चाहिए। मैं हरगिज नहीं कह रही कि दिस इज व्हाट हैपेंड, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये मामला जिस तरीके से इवॉल्व किया है तो सवाल तो उठेंगे ज़रूर, उन सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और साथ साथ ये जो मौका है इसको इस्तेमाल किया जाए कि कोई सिस्टम बने कि ये आए दिन की मामलात न बने। और ये भी याद रखें कि अभी कुछ ही देर पहले जनवरी में बीबीसी ने रिपोर्ट किया, मुबैना तौर पर उन्होंने रिपोर्ट किया, वहाँ कोर्ट में जाके एक शख्स ने, मोहम्मद अली नामी शख्स ने कहा कि जी मुझे 1 लाख पाउंड दिया गया है, उसमें ऑफर किया गया टू बिकम अ हिटमैन फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो स्वीडन में थे। आपको याद होगा ये। और तो इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो, और मैं बीबीसी का कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि कोई फतू प्रेस है जिसने लिखा, तो इस तरह की बातें जो होती हैं तो ये होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में हमें अपने मुल्क के अंदर सिस्टम्स डालने हैं जहाँ के इस तरह के नौबत आए ना, सवाल भी ना उठे, मामलात भी ना। ये जो घुटनज़दा माहौल है हमारे यहाँ सहाफ़त से मुताल्लिक, हाउ डू यू सी दिस? एक तहकीकात तो वो है जो बैरून मुल्क होनी चाहिए, इस मामले को टेकअप करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये तहकीकात कौन करेगा कि अरशद शरीफ को मुल्क से बेदखल या मुल्क छोड़ने पर मजबूर किसने किया? देखिए, इसमें जर्नलिस्ट का रोल होगा, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होगा, और जुडिशरी का रोल होगा, और हुकूमत वक्त का रोल होगा। मैं इस पे आपको ये बताऊं कि देखिए, कहीं जाके जो हुकूमत वक्त है, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत में भी था, और हमने उसकी अक्कासी कल भी देखी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में। आपको मालूम है कि जब मतीउल्लाह को उठाया गया, जब अबसार आलम को उठाया गया, ये इन लोगों को उठाया जाता है, और फिर जो हुकूमत वक्त होती है वो बेबस होती है। वो बस ये कहती है वापस आ जाएं जी लोग। जब आ जाते हैं तो मुझे बताएं कितना इमरान खान साहब ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया कि जी क्या हुआ, कौन उनको कानून के दायरे में लाएगा, कौन ये मामलात को सही करेगा। और इसी को आप एक्सटेंड कर दें जर्नलिस्ट पर भी, तो ये वक्त आ गया है कि मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में मामला गड़बड़ हैं भी, और हर इदारे के पास वो कवानीन होने चाहिए। अब इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे पिछले हफ्ते कानून पास हुआ है ना, वो तमाम लॉज जो एजेंसीज कहती थी जी होने चाहिए ताकि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की नौबत ना आए, हम लोगों को पकड़ लें जब, तो हमारे पास टाइम होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट। व्हाट आई एम सेइंग इज के एक रीजनेबल, रैशनल और कवानीन के और आइन के दायरे कार में रहते हुए इन मामलात को सुलझाने का तरीका होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टैमिना की जरूरत है। पॉलिटिशियंस को आज स्टेटमेंट देके कल भूलने की नहीं जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, और कल इलेक्शन का इंपॉर्टेंट इजलास भी इस मामले पर बुला लिया, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। जुमे को नाहिल होने वाले साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने और फैसले को फौरी कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके हैं, जिसकी आज समाअत हुई। इमरान खान की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। इमरान खान की जानिब से वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दलाइल दिए। वकील ने अदालत को बताया कि हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसद्दका फैसले की नकूल फराम नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इसमें जल्दी क्या है, जिस पर बैरिस्टर बताया कि हमने चंद
दिन बाद इलेक्शन लड़ना है और नाअहली की वजह से मसाइल का सामना है। अदालत के सवाल पर वकील ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ 63(1)P के तहत कार्रवाई की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह नाअहली तो इस हद तक ही है जिसके लिए वो पहले मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त में कोई जल्दी नहीं, मुसद्दका नकल आ जाए तो सुन लेंगे। वकील ने बताया कि कुरम में 30 अक्टूबर को इलेक्शंस हैं, हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। वकील ने इस्तदा किया कि अदालत इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसको मुअत्तल करें, अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का फैसला ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान वापस पार्लियामान तो नहीं जाना चाहते, जिस वजह से वो जल्दी में जिस सीट से इमरान खान नोटिफाई हुए थे, नाअहली सिर्फ उस हद तक है। ये अदालत कोई नई मिसाल कायम नहीं करना चाहती, अदालत लिख कर देगी। तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको मुसद्दका कॉपी दे देगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन में कुछ नहीं होने जा रहा, आप इंतजार कर लें। वकील ने इस्तदा की कि आज दिन ही का कोई वक्त रख लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो ये अदालत देखेगी, मुसद्दका फैसले की कॉपी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस में होता है कि फैसला जारी करते वक्त कुछ देर लग जाती है, हम इलेक्शन कमीशन की मुसद्दका फैसला आने से पहले हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। वकील ने कहा कि हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर देगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है। पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान आपने जो ऑर्डर लगाया है उस पर तो दस्तखत ही नहीं हुए। अदालती तारीख से बता दें कि कोई अदालत बगैर दस्तखत वाला ऑर्डर मुअत्तल कर दे। अदालत ने इमरान खान की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 3 रोज में दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत की और कहा कि उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को मुसद्दका फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन जल्द फराहम करेगा। दूसरी जानिब इस केस की समाअत के कुछ घंटों बाद ही इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तोशाखाना रेफरेंस का फैसला मुतफ़िका है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। तहरीरी फैसला आ चुका है, इसकी कॉपी भी तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। उम्मीद है तहरीक इंसाफ के फैसले से मुताल्लिक खदशात दूर हो चुके होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने NA 45 कुरम की सीट पर इमरान खान के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने के हवाले से जो तजब्जुब है वो भी बरकरार है और इजलास उन्होंने जल्दी बुला लिया। इसी हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन हुक्काम और कानूनी टीम शरीक हुए, जिसने इमरान खान के NA 45 कुरम की नशस्त से खड़े होने के हवाले से तबादला ख्याल किया, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी माहिरीन से आइन के आर्टिकल 63(1)P से मुताल्लिक राय तलब कर ली है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल दोपहर 12 बजे होगा और इसकी सदारत भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर आईनी और कानूनी राय की रोशनी इमरान खान के ज़िम्नी इंतखाब में हिस्सा लेने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जब से इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली का फैसला सुनाया है, तब से चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ज़ेरे अताब हैं। अब हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत और सपोर्टर्स की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके घर वालों को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। अब भी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, PTI के मुबैना कारकुन खुरम महबूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी फैमिली को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। वो इस वीडियो में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तहसील मरीद के PTI लेबर विंग, मैं इस टाइम उम्रे की शहादत वास्ते आया सऊदी अरब। मैं इंशाल्लाह 2 दिनों की फ्लाइट से वापस आ रहा। इलेक्शन कमिश्नर को मैं एक मैसेज देना चाहना, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान छड़ के चल जाए, दुनिया के जितने भी होएगा मैं बताते खुद तेनों भी मारांगा, तेरी फैमिली भी मारांगा। ये बड़ा शर्मनाक और काबिल मजम्मत बयान है। इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले भी आते रहे हैं। वो क्या स्टेटमेंट्स हैं जो मुतादिद मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से दिए गए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज अदालत में जो समाअत हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के इजलास पर बात करेंगे। इस वक्त इमरान खान के वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर माहिर कानून बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अदालत की रूबरू आपकी इस्तदा थी कि इसको जल्द मुकर्रर किया जाए समाअत के लिए, लेकिन अदालत ये कहती रही कि इसमें उजलत क्या है। यकीनन कुरम के इंतखाब के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि इस बाई इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अदालत के रिमार्क्स इस हवाले से बड़े क्लियर हैं कि उस इंतखाब के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं होगा। ये रिमार्क्स किस तरह हौसला अफजा है आपके लिए? अदालत ने ये जो बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन दी थी चीफ जस्टिस साहब ने आज केस में, और उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल के लिए भेज दिया है मामला सेशन कोर्ट के पास, इसलिए इसका और सिर्फ डीसीट किया है मियाँ वाली सीट से, जिससे ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं इमरान खान साहब, इसलिए इसका कोई असर मुस्तकबिल के इलेक्शंस पे या नाअहली पे नहीं होता। तो उस हद तक तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है कि ये इसकी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड
इसका मैंडेट है इस केस का, लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी बाकी है, और वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये भी इख्तियार था कि नहीं था कि वो ना कि डी सीट भी कर सकते हैं मियाँ वाली सीट से। हाँ, ये दुरुस्त है कि मियाँ वाली सीट से ऑलरेडी रिज़ाइन कर लिया हुआ था इमरान खान साहब ने, तो इस केस का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये मुस्तकबिल पे अप्लाई नहीं करता, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्जर्व किया। लेकिन फिर भी इसका हम तो कहते हैं कि इसका मियाँ वाली सीट पे भी कोई असर नहीं होता, और ये कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इसके बारे में भी कोई फैसला कर सके। लेकिन अली साहब, ये तो अदालत के रिमार्क्स हैं, कोई जजमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल दोपहर 2 बजे इस पर इजलास बुला लिया है कि इन रिमार्क्स से मुताल्लिक यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला करेंगे कि इमरान खान कंटेस्ट कर सकते हैं या बाई इलेक्शंस के अंदर जो 30 अक्टूबर को हो रहे हैं या नहीं कर सकते। इस हवाले से डी सीट, ना सिर्फ डी सीट किया है बल्कि वो ये फैसला भी कल ले लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये रिमार्क्स तो हैं, कोई जजमेंट तो नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन अगर इसके ऊपर कंटेस्ट नहीं करने देता इमरान खान को या अपना फैसला बरकरार रखते हैं, फिर आपका लाएअमल क्या होगा? जी देखिए, केस अब एक डिटेल्ड ऑर्डर आ गया है, और डिटेल्ड ऑर्डर में भी उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि उल्टा कहा है कि हमने आर्टिकल 62(1)(f के तहत हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आर्टिकल 62(1)(f होता है जिसमें वो डिक्लेरेशन आती है अदालत की तरफ से कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए आप ताहयात डिस्क्वालीफाइड हैं। वो चूंकि उन्होंने एक एक्शन लिया है अपनी समझ के मुताबिक, जो भी गलत है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि हमने आर्टिकल 63(1)(p) के तहत हमने ये एक्शन लिया है। और 63(1)(p) ये कहता है, वो खुद डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। आर्टिकल 62(1)(p) ये कहता है कि आप अगर किसी और कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और वो कानून उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट है, और इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन हो भी जाए किसी से और जानबूझ के उसने की हो, तो फिर वो कंप्लेन फाइल किया जाता है सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट अल्टीमेटली ट्रायल के जरिए फैसला करता है। सेशन कोर्ट को तो उन्होंने रेफर किया इसको अली जफर साहब, लेकिन कथा कलामी के लिए माजरा 62(1)(f) का जिक्र अगर वो कर देते तो आपके पास ग्राउंड सॉलिड हो जाती, फिर आप इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन पर बात करते। इस हवाले से अदालती नज़ायर मौजूद हैं। 63(1) के तहत स्पीकर ने रेफरेंस भेजा था, 63(1)(p) के तहत ये फैसला सुनाया गया है, तो आप नहीं समझते कि फिर इसका फायदा तो इलेक्शन कमीशन को होगा? अभी देखें ना, जिस तरह मैंने फरमाया, 63(1)(p) क्या कहता है? 63(1)(p) डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता। 63(1)(p) कहता है कि अगर आप किसी और कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो फिर, जैसा नैब का कानून है, आप मसलन नैब के कानून में एक अदालत के फैसले के जरिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। 62(1)(p) और इसके अलावा कोई बात नहीं करता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि 62(1)(p) के तहत हमने डिस्क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा है हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट के तहत, और इलेक्शन एक्ट में कोई डिस्क्वालिफिकेशन की ताकत नहीं दी इलेक्शन कमीशन को। सिर्फ ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर मिस डिक्लेरेशन होती है, कोई करप्ट, उसको करप्ट प्रैक्टिस कहा जाता है, अगर मिस डिक्लेरेशन हो जाए, अगर वो मिस डिक्लेरेशन हो जाती है, कोई करप्ट प्रैक्टिस होती है उनकी नज़र में, तो वो फिर उसको इलेक्शन कमीशन जो है कंप्लेनेंट बन के सेशन कोर्ट को देता है कि ट्रायल हो। और जब ट्रायल हो जाएगा तो ट्रायल के बाद फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इस पे सर लास्टली, इस पे जो ट्रायल होगा ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो चलेंगी, लेकिन 63(1)(p) के तहत भी अगर इमरान खान साहब उस पर पूरा नहीं उतरते तो डोंट यू थिंक यू अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, और फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन भी असेंबली की मियाद तक होती है? मतलब ये तो ऑब्वियस नहीं है इसमें? नहीं, देखिए 62(1)(p) फिर से मैं दोहराता हूँ, 62(1)(p) अगर आपके सामने है तो आप उसको स्क्रीन पे ले आइए। 62(1)(p) कहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है? वो तो सिंपली ये कहता है कि अगर जब स्पीकर रेफरेंस फाइल कर रहा हो, अगर आप किसी और कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड हों तो मामला आप इलेक्शन कमीशन को भेज दें। 62(1)(p) ये तो नहीं कहता कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। 62(1)(p) तो कहता है अगर कोई कानून के तहत डिस्क्वालीफाई होता है शख्स तो उसको फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब 62(1)(p) के अलावा आपको कानून देखना पड़ता है कि कौन सा कानून है जिसके तहत
कोई शख्स डिस्क्वालीफाई हो सकता है मिस डिक्लेरेशन के लिए। वो कानून सिर्फ इलेक्शन एक्ट ही है, और इलेक्शन एक्ट कहता है कि आप डिस्क्वालीफाई सिर्फ तब हो सकते हैं जब आपका क्रिमिनल केस जो है वो फैसला हो जाए करप्ट प्रैक्टिस का, उसके बाद ही आप हो सकते हैं। अगर आपका इलेक्शन एक्ट है तो आप उसका सेक्शन 232 निकाल लीजिए। 232 एग्जैक्टली यही कहता है जो मैं कहता हूँ। इसके अलावा अगर कोई सेक्शन है, ठीक है, यानी ये ग्राउंड्स तो होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो आप प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद ही कोई रिलीफ की सबील हो सकती है। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली ज़फ़र साहब, इससे पहले हमने खुर्रम महबूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर कारकुन है, उनका एक स्टेटमेंट आपके सामने रखा। खुर्रम महबूब वो वाहिद कारकुन नहीं है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आने पर इदारों को धमका रहा है, और भी बहुत से कारकुन आला क़यादत की जानिब से ऐसी हर्जा सराई कर चुके हैं। कुछ रोज़ कबल साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ के कारकुन और लोकल ओहदेदार ने मरियम नवाज के बारे में इसी तरह की बात की थी। वो वीडियो भी हम आपके सामने रखते हैं कि उसमें एक कारकुन अपनी क़यादत की मौजूदगी में क्या कह रहा था। वर्कर है इंशाअल्लाह ताला जान भी असी हाज़िर हां, बल्कि मैं जलसे च कह देना यकीन करो जो इमरान नूं गिरफ्तार कर लगे सी नजायज, मैं घरदे नूं कहता सी मैं मरियम नूं मैं कतल करूंगा। नजायज अगर लीडर नूं अगर गिरफ्तार कर दे। और बात सिर्फ कारकुनान तक ही महदूद नहीं है, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से भी फैसले आने के बाद इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती रही है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। फैसले आने के बाद जहां तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह कहकर मुखातिब किया कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, वहीं शीरी मजारी साहिबा ने भी खुल्लम खुल्ला कहा कि इमरान खान को नाअहल करके तुम इस्लामाबाद से निकल कर दिखाओ। यानी ये खुली धमकियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और किस लबो लहजे के अंदर दी जा रही हैं, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। आप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। अंदर सुल्तान अंदर ही बंद रहा, जिस दिन निकलेगा इधर से इसको पता चलेगा। दूसरी जानिब खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ है कि जिनको ये समझ नहीं आ रही कि उनके दौरे हुकूमत में वो मजबूत वजीर आजम थे या ऐसे वजीर आजम थे जिनके हाथ पांव बधे हुए थे, क्योंकि हमने देखा कि जब वो हुकूमत में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि जो भी हो रहा है उनके हुक्म के मुताबिक हो रहा है, और बात पर खुद को जिम्मेदार गर्दानते थे। लेकिन हुकूमत जाने के बाद से वो एक ही बात कर रहे हैं कि 4 साल उनके हाथ पांव बधे हुए थे, उनकी हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे थी। अब अगर उन्हें ऐसी हुकूमत मिली तो उसे कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान आज जो बयानात दे रहे हैं वो इस तरह के बयानात पहले भी देते रहे हैं। वो कहते रहे कि कमजोर हुकूमत लेने के वो कायल नहीं है, लेकिन बाद में हमने देखा कि कैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाने के लिए हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और जोड़ तोड़ की सियासत का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं वो फैसले आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का आज अहम इजलास हुआ। खासतौर पे ये इजलास एक ऐसे मौके पर हुआ जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया था। जस्टिस तैनाती से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि 28 जुलाई को जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जिन नामों को मुस्तरद किया गया था वही नाम दोबारा डिस्कस क्यों हो रहे हैं। ऐसे मौके पर एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। इस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश कर दी गई, यानी इनको एलिवेट किया जाएगा। इसके अलावा अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी की भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की है। इन 3 जजेस के हवाले से तो एक कंसेंसस डेवलप हुआ है, जबकि जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम इत्तफाक राय ना होने पर इजलास को मौखर कर दिया गया। अब ये इजलास 3 घंटे से ज़ायद जारी। कमीशन ने अपनी तमाम सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी हैं। एक डेडलॉक ज़रूर था जुडिशल कमीशन के गुज़श्ता इजलास के अंदर, अल्टीमेटली एक ब्रेक थ्रू हुआ है और 3 जजेस एलिवेट होने जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।